हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी सफलता एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 4 में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आज के हमारे दो टारगेट होने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट से लेकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए और वो लेक्चर देखिए, जिससे आपका रिवीजन और भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने आगे का लेक्चर। हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हम अभी तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक कवर कर चुके हैं, जो हमने कल के लेक्चर में किया था। तो यहाँ तक जो आज हमारा टारगेट होने वाला है वो होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड्स। उसमें हम क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये सब कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देयर इज ए थ्योरी अबाउट दिस बोथ। उस थ्योरी को हम कहते हैं, थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये भी बैक्टीरिया थे। बोथ वर बैक्टीरिया, ऐसा माना जाता है। थ्योरी है, प्रूव नहीं है कि ऐसा ही था, बट है क्योंकि बिकॉज इसका एक रीज़न है कि मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन दीज बोथ थिंग, सिमिलरिटीज एग्जिस्ट बिटवीन बैक्टीरिया। सिमिलरिटी जैसा आप मान सकते हैं कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस। They have their DNA, they have the proteins, it means they can make their 50% of the proteins, while rest of the proteins they have to take from the chloroplast by nucleus. While बैक्टीरिया लाइक साइज का अगर आप कंपेरिजन के लिए, तो वो बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की सिमिलर साइज है। दोनों ही ऑर्गेनेलिज्म में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया में भी होते हैं। दोनों ही फिजन डिवाइडेड बाय फिजन, तो वो भी है। दोनों में ही पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों में ही एफ मिथ्योनिन इज इनिशिएटर। ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में कि दोनों में ही एफ मिथ्योनिन इनिशिएटर। तो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये कहती है कि दोनों ही एक टाइम पे कभी ना कभी बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया से साइज भी सेम है, दोनों के पास प्रोपोरिन्स है एंड देयर सेल्फ प्रोटीन्स है, ऑटोनोमस है, डिवाइड करते हैं बाय फ्यूजन लाइक बैक्टीरिया, एंड हैव द स्टार्ट कोडोन इज एफ मिथ्योनिन। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, singular mitochondrion, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. तो ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते हैं जब तक आप इनको स्टेन ना करो। और कौन से स्टेन से हम इसे देख सकते हैं, मतलब कौन से स्टेन वी यूज दी जेनस ग्रीन स्टेन को हम यूज करते हैं टू सी द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि साइज जो है वो बहुत छोटी होती है। इट्स साइज इज अराउंड जो है वो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक की जो साइज होती है। टिपिकली इट इज ए सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर ऑफ अराउंड 0.2 से 1 माइक्रोमीटर की जो साइज होती है। एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ इज अराउंड 10.41 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनेबल स्ट्रक्चर। ऑल्सो हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity. अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन पर्पज है वो एटीपी बनाना। सो जो सेल ज़्यादा वर्क करेगा वो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, और जो सेल ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा उसको ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी। इसलिए जो सेल ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होते हैं। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। जो हमने देख लिया, सोसेज शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है एंड डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज होता है वो इतना होता है। लेंथ इज 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक की लेंथ होती है। तो एक स्पेसिफिक जेनस ग्रीन से इसको स्टेन किया जाता है टू विजुअलाइज क्लियरली। बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनली है ये। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे आप देख सकते हैं, बेसिकली इट हैज़ टू मेम्ब्रेन्स। वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग्स है। इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स लाइक क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स present on the inner membrane of mitochondria, while outer membrane is more permeable than inner membrane. ऑल्सो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जब दोनों जैसे आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक ही होगी एंड एक अंदर वाली लेयर होगी। सो इट हैज टू मेम्ब्रेन्स बेसिकली। वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। काहे मूव नहीं हो रहा है, इट इज़ अ टेक्निकल ग्लिच आई थिंक। दोस्तों इसको हटाना पड़ेगा हमें। लेट मी रिमूव इट अगेन, मेक इट
जो आउटर मेम्ब्रेन है, हाँ ये बन गया। अब तो ये जो इसको डिवाइड कर देता है, इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग्स होते हैं लाइक दिस। दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। दीज आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ऑन द इनर मेम्ब्रेन्स फोल्डिंग। क्रिस्टे क्रिस्टे ज़्यादा होंगे तो जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से ऑक्सीजोम एंजाइम ज़्यादा होती है, विट इज एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ऑक्सीजोम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन फोल्डिंग्स ऑफ क्रिस्टे। तो जितने ज़्यादा क्रिस्टे होंगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजोम होंगी, एंड ऑक्सीजोम से ज़्यादा होंगे तो एटीपी सिंथेसाइज एक्टिविटी ज़्यादा होगी। एंड द इनर स्पेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्लूइड, विच इज फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। These are called cristae, as I have told you. So now read it. Membrane bound structure. Mitochondria is obviously double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. That is outer compartment and the inner compartment. The outer compartment and inner compartment here in the diagram. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance. Homogeneous means it is same type of substance, same type, called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. So the outer membrane is the limiting, यानी इसके बाहर माइटोकॉन्ड्रिया की कोई बाउंड्री नहीं है. The inner membrane forms a number of infoldings called the cristae towards the matrix. The cristae increasing the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. दोनों ही सरफेस के पास have their specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. So ATP बनाने के लिए हमें जो नंबर ऑफ क्रिस्टा है वो ज़्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ क्रिस्टा ये ज़्यादा होंगे, तो जो साइड सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एंजाइम्स ज़्यादा होंगे, और एंजाइम ज़्यादा होने से एटीपी फॉर्मेशन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, They produce cellular energy in the form ATP, which is the energy packets, and they are called the powerhouse of the cell. So mitochondria forms the energy, so it is called power of the cell. The matrix also possesses single circular DNA. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट PYQ आ सकता है कि भैया आपके मैट्रिक्स क्या क्या पजेस करता है. इट हैज़ इट्स ओन सिंगुलर सर्कुलर डीएनए. पूरे सेल में डीएनए या तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है या फिर न्यूक्लियस के पास, बाकी किसी ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए नहीं होता है. ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, इसके पास खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स पे होते हैं, राइबोसोम्स पे होते हैं, एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं तो ये बोलता है ऑटोनोमस ऑर्गन. अगर कंप्लीट होते तो ऑटोनोमस, इसके पास 50% ही होते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस, यानी काफ़ी कुछ प्रोटीन्स अपने बना लेता है और कुछ के लिए डिपेंडेंट होता है साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के ऊपर. तो हमने न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनेबल बाउंड्री. इसके पास बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन जो कि मोर परमेबल होता है, देन द इनर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन हैज द इनफोल्डिंग्स व्हिच आर कॉल्ड क्रिस्टे. एंड जो इनसाइड जो मैट्रिक्स लिक्विड होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो बाहर रह जाता है उसे ये डिवाइड कर देती हैं दोनों लेयर दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में, वन आउटसाइड एंड वन इनसाइड. सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो है एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन करना, एंड इट्स हैज इट्स ओन डीएनए, सर्कुलर डीएनए, एंड राइबोसोम्स एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स द प्लास्टिड्स. Plastids are found in all plant cells. सभी प्लांट सेल में होते हैं, एंड इन न्यूक्लियोनॉइड्स ऑल्सो. दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज. तो प्लास्टिड का जो साइज होता है वो 4 to 5 टाइम्स लार्जर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से. इनको किसी स्टेन की नीड नहीं होती है देखने के लिए, जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, हमें एक स्पेसिफिक स्टेन विच इज कॉल्ड जीनस ग्रीन का यूज करना पड़ता है उसको देखने के लिए. वाइल प्लास्टिड को देखने के लिए ऐसी किसी चीज़ की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी साइज होती है इसकी. इट हैज़ अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ, जो क्लोरोप्लास्ट की होती है. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, thus imparting specific color to the plants. So plastid का जो मेन वर्क होता है, it provide color to plant due to pigments. इसके पास खुद के पिगमेंट्स होते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, अब पिगमेंट्स कौन से हैं उसके आधार पे 3 प्लास्टिड में डिवाइड किया है. वन इज क्लोरोप्लास्ट, इसके पास बेसिकली क्लोरोफिल होता है. अनदर वन इज क्रोमोप्लास्ट. अब क्रोमोप्लास्ट के पास जो होता है, इट ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं. इसके पास कैरोटीनोइड्स होते हैं. इट हैज़ कैरोटीनोइड्स. इट हैज़ जेंथोफिल. इट ऑल्सो, अब ये जो दोनों है ये फैट सोल्यूबल. यहाँ से PYQ नहीं बनेगा, बट एक इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसके पास एक वाटर सोल्यूबल, जो एक ही पिगमेंट है जो वाटर सोल्यूबल है, उसका नाम है एंथोसाइनिन, भी प्रेजेंट होता है. एंथोसाइनिन जो कि वाटर सोल्यूबल है, H2O सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट. And it has leucoplast which basically stores nutrients. It has colorless
पिगमेंट्स जो है absent होते हैं यहाँ पे, इसमें पिगमेंट्स absent होते हैं एंड इट इज़ अ कलरलेस, वाइट होता है, कलरलेस। सो बेसिकली इट हैज़ द अमाइलोप्लास्ट, जो आगे हम पढ़ ही लेते हैं, अभी आएगा अभी। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। तो बेसिकली कैरोटीनॉइड सबके पास ही होता है एक्सेप्ट ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि हमने देखा कि क्रोमोप्लास्ट के पास भी कैरोटीनॉइड्स होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी होगा, इसके पास भी कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। जैसा कि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस करना, तो ये ट्रैप करेगा फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली लाइट की हेल्प से होगा। तो जो पिगमेंट्स का जो मेन वर्क होता है वो है टू ट्रैप द लाइट, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल, अदर्स आर प्रेजेंट। अदर्स में आएगा, ये आएगा भैया एंथोसाइनिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ओनली एंड ओनली H2O सोल्यूबल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। This gives the part of a plant a yellow, orange, or red color. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shapes and size with stored nutrients. तो जो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है वो है टू स्टोर दी न्यूट्रिएंट्स, जो कि कलरलेस होते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर, अब यहाँ पे है ना ल्यूकोप्लास्ट के जो टाइप्स आ गए, ल्यूकोप्लास्ट टाइप्स, और वो क्या क्या स्टोर करते हैं। सबसे वन अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। अनदर वन इलायोप्लास्ट, it store oil. Number third, and fat. Number third is alluroplast which store proteins. यहाँ से मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि कौन किसको स्टोर करता है, तो ये भी पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एलाइलोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, वेयर एज द एलोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो अब हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मेजरली जो होता है इन द मीजोफिल सेल्स में होता है, एंड ऑल्सो इट नंबर कैन वेरी अराउंड 20 to 40 नंबर्स, यानी एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। और एक क्लेमाइडोमोनाज सेल में एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो नंबर वेरी करते हैं क्लोरोप्लास्ट के। दीज आर लेंस शेप्ड, लेंस टाइप होता है, ओवल भी होता है, स्पेरिकल भी होता है, डिस्कॉइड भी होता है, एंड रिबल है। ये शेप्स है डिफरेंट शेप्स ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली हैविंग वेरिएबल लेंथ। अब लेंथ माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी ज़्यादा है, लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर, वाइल दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेंथ वॉज ओनली 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, एंड एवरेज जो था वो था 2.5, एंड इसका एवरेज जो है वो है अराउंड 7.5। सो अराउंड 3 टाइम्स जो है साइज ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को देखने के लिए या फिर प्लास्टिड को देखने के लिए किसी स्टेन की जरूरत नहीं होती है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, तो एक क्लेमाइडोमोनास के सेल में एक ही होता है, वाइल एक ग्रीन एल्गा 20 से 40 per cell होता है इन द मीजोफिल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके पास भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड एक इनर मेम्ब्रेन होती है। So it also is divided into two parts. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Obviously, outer membrane जो होती है वो ज़्यादा permeable होती है, outer membrane more permeable, while जो inner membrane होती है less permeable. The space limited by the inner membrane of chloroplast is called the stroma. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का स्पेस था उसे बोलते थे मैट्रिक्स, वाइल द इसका जो स्पेस होता है क्लोरोप्लास्ट का उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड द थाइलाकोइड्स। अब ये जो ऐसा दिख रहा है ना इसमें, इन्हें बोलते हैं हम थाइलाकोइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलाकोइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स। अब ये ढेर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक थाइलाकोइड, अब इसके ऊपर ही दूसरा, अब इसके ऊपर तीसरा, चौथा, ऐसे ये स्टेक में प्रेजेंट होते हैं, गोल 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 गोल, लाइक दिस स्ट्रक्चर, एंड दीज आर कोल्ड ग्रेनम। जो स्टेक ऑफ थाइलाकोइड इसे बोलते हैं ग्रेना, और या फिर श्रेंगुलर ग्रेनम, और द इंटीग्रेनल थाइलाकोइड्स। ये नाम याद रखना, एग्जाम में काम आएंगे। यही नहीं, ये हमारे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिना कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। तो एक ग्रेना हुआ, अभी एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करने के लिए हमें जो वे है, जो रास्ता है, उसका क्या नाम है, स्ट्रोमा लेमिना। या देखो एक ग्रेना, ये दूसरा, और इनको जो कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये जो पाइप है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड एनक्लोज स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। अब जो थाइलाकोइड का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जो स्पेस है, ये वाला, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमन।
The stroma of chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and protein. Obviously in the stroma, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके पास एंजाइम्स भी तो होने चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाए, जो कि रिलीज होंगे जब फोटोसिंथेसिस पूरा हो जाएगा. इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया था एंडोसिम्बायोटेंट थ्योरी के अनुसार दोनों में ही सिंगुलर डीएनए राइबोसोम्स और प्रेजेंट होते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड. जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो थाइलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है. द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो कि 80s होते हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट. सो नाउ वी मूव अहेड टू द राइबोसोम्स. जी आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है राइबोसोम्स. इसके बाद हम कल पढ़ेंगे. कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बाय स्टडिंग सीलिया एंड फ्लैजिला, और उसके बाद जो न्यूक्लियस पढ़ेंगे एंड उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा. एंड उसके बाद मैं आपको एक पूरा कंप्लीट PYQ सेशन जिसमें अराउंड 250 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ 60 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होंगे उस वीडियो में, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. एक अलग से नोट्स का जिसमें हम लोग एकदम क्विक रिवीजन करेंगे वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा. सो इस तरह से एक चैप्टर को हम लोग 3 बार सिर्फ इसी फेज में पढ़ लेंगे. उसके बाद सफलता NCERT सीरीज़ के बाकी फेजेज में अलग से रिवीजन हो जाएगा. तो एक चैप्टर को हम कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर राइबोसोम्स. तो बेसिकली राइबोसोम्स आर, तो वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है जब हमने प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स की स्टडी की थी, तो अगर आप वो लेक्चर जाके देखें तो उसमें राइबोसोम्स कंप्लीट करवा दिया है. राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एज क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की नीड पड़ी इसको देखने के लिए. डिस्कवर किया था जॉर्ज पॉलेडी साहब ने 1953 में. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड. इनके पास जो होता है RNA होता है एंड प्रोटीन्स. दे आर कंपोज्ड, किससे बना होता है राइबोसोम्स? बेसिकली mRNA प्लस प्रोटीन्स, इनसे बना होता है. और ये बनाता क्या है? प्रोटीन से ही बना है और प्रोटीन ही बनाता है. एंड नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन लेस होता है. द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s. अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये 40s एंड 70s का क्या है. अब जो यूकैरियोटिक, यहाँ पे लिख देते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स. प्रोकैरियोटिक का मैंने बता दिया है इसलिए वो अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं शॉर्ट में बता दूंगा. यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80s होता है. अब 80s जो 2 छोटी यूनिट्स में, श्वेत का एस का मतलब होता है श्वेत वर्ष जो एक यूनिट होती है. अब जो यहाँ पे जो 80s है ये कैसे बना है? ये लार्जर सब यूनिट से बना है. जो ये लार्जर सब यूनिट है इसके अंदर छोटी यूनिट है. एक है 60s की एंड एक है 40s की. अब आप बोलेंगे सर 60 और 40 तो मिलके 100 होते हैं, बट ये 80 का कैसे बना? तो इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि जैसे सपोज करिए कि स्क्वायर बॉक्स है. अब ये ओपन है स्क्वायर बॉक्स, और एक है छोटा सा बॉक्स हो गया. तो जो इंडिविजुअल लेंथ है इसकी है 60 मीटर एंड सपोज कर लीजिए इसकी है 40 मीटर. अब ये तो इंडिविजुअल है ना, बट जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो जो 60 वाला है वो 60 का रहेगा, पर जो 40 वाला है ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे एक दूसरे में, इसलिए जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 80. तो ऐसा ही राइबोसोम्स में होते हैं. जब सेपरेट होते हैं तो ऐसा होता है, बट जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक टुगेदर बॉक्स में फिट हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी जो साइज है यूनिट है वो कम हो जाती है. इसलिए जो 80s राइबोसोम्स आर 60s 40s वाइल दैट ऑफ 70s राइबोसोम्स इट इज़ ऑफ 50s एंड 30s. यानी वो भी 70s के जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उसमें एक 50s एंड एक 30s. ये है प्रोकैरियोट एज वेल एज इन ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इनमें 70s प्रेजेंट होता है. श्वेतबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ये बेसिकली एक डेंसिटी का है. डेंसिटी ग्रेडियंट को, मतलब कितना गहरा है उसको ये माप के बनाई गई है बेसिकली एक यूनिट जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ये इनडायरेक्ट मेजर है डेंसिटी और साइज का. अगर आपको पूछ ले कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट तो बोल देना इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. डेंसिटी एंड साइज क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ये हमने पढ़ लिया. बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स. दोस्तों आज के लिए इतना ही. अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा एक साइटोस्केलेटन बचा हुआ है, छोटा है बट इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एंड अगर आज एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा ज़्यादा. तो जो अभी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसमें एक है हमारा साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला जिनको एकदम डिटेल में स्टडी करना है. अनदर वन इज न्यूक्लियस एंड एट लास्ट वी विल ऑल्सो स्टडीज माइक्रोबॉडीज. तो ये 4 टॉपिक हमें अगले लेक्चर में कवर करने हैं, जिसमें बेसिकली साइटोस्केलेटन छोटा है तो ये 5 मिनट में हो जाएगा, ये 10 मिनट में हो जाएगा. तो हम अगले लेक्चर में अराउंड हम ये कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर को. एंड उसके बाद जो आप लोगों को मिलेगा एक PYQ सेशन, रिकॉर्डेड PYQ सेशन, एंड ऑल्सो एक लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ नोट्स के थ्रू हम क्विक रिविजन करेंगे पूरे चैप्टर को.
क्विक रिविजन थ्रू नोट्स, जिसमें ये पूरा लेक्चर अराउंड 30 to 40 मिनट्स में एकदम क्विक फास्ट हम कंसाइज कर देंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद जब हम फिर से रिवीजन करेंगे सफलता सीरीज़ का, अगर आपने लॉन्च वीडियो देखा है तो जिसमें मैंने फेजेस डिस्कस किए हैं, तो जब जैन आएगा जनवरी में हम जब डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बीच में भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। जैसे कोई यूनिट होगी तो उसके PYQ जिससे आप लोगों का रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बायोलॉजी इज द रिवीजन। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं बट लैक ऑफ रिवीजन, जिसके कारण हम कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं एंड हमारे मार्क्स उतने अच्छे से आते नहीं हैं। एंड नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा 2-3 दिन बाद में। अभी नोट्स को तैयार कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।